हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज से टेस्ट 8 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एडिटोरिया के टेस्ट 8 का क्वेश्चन नंबर 1, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो 5वीं-6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के अंदर तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने के कारण बौद्ध धर्म में वज्रयान नामक शाखा का उदय हुआ था। तो इसमें से 5वीं-6वीं शताब्दी हो जाएगा। 5वीं-6वीं राइट ऑप्शन ए होगा। सुधाद्वैतवाद मंत्र के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे सुधाद्वैतवाद के प्रवर्तक संस्थापक। इसमें से राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। शंकराचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक थे और माधवाचार्य जो है द्वैतवाद के संस्थापक थे। द्वैतवाद के माधवाचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, सुधाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉलेट एक्ट के विरोध में संपूर्ण देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था और यह महात्मा गांधी द्वारा आयोजित पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, 6 अप्रैल 1919। हमारे मस्तक भगत सिंह की देशभक्ति, साहस, भारतीय जनता के प्रति प्रेम तथा बलिदान के आगे झुक जाते हैं। भगत सिंह के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी जी का कथन है। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? तो इसमें से अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों को 3 दिनों का तमाशा कह करके मजाक उड़ाया था। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? परमानेंट सेटलमेंट। तो अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित थी बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत एवं उत्तरी कर्नाटक में, लगभग 19% भूभाग पे। जो इसमें से पंजाब जो है, पंजाब में महलवाड़ी व्यवस्था थी। महलवाड़ी व्यवस्था जो है टोटल 30% भूभाग पे थी। मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, आगरा एवं पंजाब में। तो इसमें से उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त था, बिहार में भी अस्थाई बंदोबस्त था, पंजाब में नहीं। सो राइट ऑप्शन बी होगा। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? तब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग नहीं लिया। गांधी इरविन समझौते के बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कांग्रेस की क्या आपत्तियां थी? तो डोमिनियन स्टेटस, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अब डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। कांग्रेस ने क्रिप्स के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता का स्थान पर डोमिनियन स्टेटस का प्रावधान किया गया तथा युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया गया जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्रदान किया गया और उसे राष्ट्रकुल यानी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन से अलग होने का अधिकार भी दिया गया। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता अभी भी बनी रहनी थी। तो इसमें से प्रांतों को संघ से पृथकता का अधिकार था, गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता बनाए रखने का प्रावधान, इन तीनों ही में आपत्तियां थी कांग्रेस को। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन सा मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तब बर्नियर आया था शाहजहां के दरबार में, सर थॉमस रो ये आया था जहांगीर के दरबार में और डोमिंगो पायस जो है ये कृष्णदेव राय के दरबार में आया हुआ था। तो निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो डोमिंगो पायस हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक एकमात्र दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है जिसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखी थी। फतुहात ए फिरोज शाही। राइट ऑप्शन बी होगा, फिरोज शाह तुगलक। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए।
कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, तो ए का 4 हो जाएगा। सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखा था, कथा सरित सागर बी का 2 हो जाएगा। जयदेव ने लिखा था गीत गोविंद, तो सी का 3 हो जाएगा। और भद्रबाहु ने लिखा कल्पसूत्र, तो डी का 1 हो जाएगा। तो इसमें से 4 2 3 1 सी ऑप्शन होगा। ए का 4, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 1, सी ऑप्शन सही होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है, तो सहायक संधि को स्वीकार किया था हैदराबाद सबसे पहले 1798 में, मैसूर जो है ये 1799 में, और पेशवा 1802 में। यही क्रम सही है, ए वाला, राइट ऑप्शन ए होगा। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है? देवपाड़ा अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है? तो देवपाड़ा अभिलेख का संबंध विजय सेन से है, बंगाल के शासक विजय सेन, राइट ऑप्शन बी होगा। अशोक के किस शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो वो है छठा अभिलेख, राइट ऑप्शन छठा शिलालेख, राइट ऑप्शन सी होगा। जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी गठित की गई थी, और इस कमेटी ने 28 मई 1920 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 28 मई 1920, राइट ऑप्शन बी होगा। यूनानी शासक मिनांडर को पराजित निम्न में से किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था, राइट ऑप्शन ए होगा। 1906 में निम्नलिखित में से किस रियासत ने अपने पूरे राज्य में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू की थी? तो बड़ौदा ने 1906 में, बड़ौदा ने, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। अक्टूबर 1940 में ये शुरू हुआ था, राइट ऑप्शन बी होगा। तो गंधार कला शैली एक साझी कला का उदाहरण है। ये किसका कम्बिनेशन है? तो ये है भारतीय तथा यूनानी कला का, भारतीय तथा यूनानी कला, राइट ऑप्शन ए होगा। भारतीय तथा यूनानी कला का पश्चिमी एशिया के साथ संपर्क बढ़ने के कारण उत्तर भारत के नगरों में यूनानी मूर्ति कला को प्रवेश मिला। गांधार प्रदेश के भारतीय कलाकारों की मूर्ति कला की इस शैली में रुचि बढ़ी। उनकी बनाई बुद्ध की मूर्तियां और बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य पटल यूनानी शैली से मेल खाते हैं। तो ये है भारतीय तथा यूनानी कला का सम्मिश्रण। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? पल्लवों की राजधानी थी, राइट ऑप्शन बी होगा। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शूद्रों को अछूत माना जाता था। अछूत माने जाने का जो कंसेप्ट यानी अनटचेबिलिटी का जो कंसेप्ट है, ये वैदिक एरा के बाद में आया था, तो इसलिए ये गलत होगा। सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, ये सही है। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, ये भी सही है। तो इसमें से 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3, राइट ऑप्शन सी होगा। दारा सिकोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने गीता का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था, ये सही है। उसने वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी थी, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, 1 और 2, राइट ऑप्शन सी होगा। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच लड़ा गया, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी। इस युद्ध का नेतृत्व पेशवा बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ एवं पेशवा पुत्र विश्वास राव द्वारा किया गया था। तो इसमें से कोई नहीं होगा, राइट ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अरूबीपुरम आंदोलन यानी एजवा आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था? तो ये केरल में हुआ था 1888 में। धार्मिक सुधार के लिए श्री नारायण गुरु के द्वारा ये शुरू किया गया था आंदोलन। इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, केरला में नारायण गुरु के द्वारा। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया था? तो वो आया था भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत सचिव जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर हुआ करता था,
ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो मराठों के द्वारा किया जाता था। राइट ऑप्शन ए होगा। 1776 ईस्वी में बंगाल में हुए फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल में विद्रोह जो 1776 में फकीर विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व मजनू शाह एवं चिराग अली शाह ने किया था। तो चिराग अली शाह एवं मजनू शाह दोनों ने। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1923 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की अध्यक्षता में काकीनाडा में हुआ था और इसी अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो 1923 काकीनाडा। राइट ऑप्शन ए होगा। 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था अशोक मेहता ने। अशोक मेहता। राइट ऑप्शन बी होगा। और जीबी मालसेन ने इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 लिखा और एसएन सेन ने 1857 लिखा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 110 आर्टिकल 110। राइट ऑप्शन बी होगा। भारतीय संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, ये सही है। सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य उपस्थित नहीं हुए थे, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, 1 और 2। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर युक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त है? लोक व्यवस्था, जहाँ पे लोक व्यवस्था का हो, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड चीज़ें हो, उसमें किसी तरीक़ा का व्यवधान पड़ता हो, तो युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध पर, इस केस में भी, न्यायालय की अवमानना पर भी। तो ये तीनों ही के केस में। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अस्पृश्यता का निवारण, ये तो फंडामेंटल राइट में है। महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रचलित कुप्रथाओं का परित्याग, उपाधियों का अंत, प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षक और संवर्धन उपयुक्त में से कौन सा मूल्य कर्तव्य है? तो एक तो है अस्पृश्यता का निवारण, ये फंडामेंटल राइट है, FR। और उपाधियों का अंत, ये भी फंडामेंटल राइट है। महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रचलित कुप्रथाओं का परित्याग, ये है फंडामेंटल ड्यूटी। प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षक और संवर्धन, ये भी है फंडामेंटल ड्यूटी। तो इसमें से 2 और 4 हो जाएगा, 2 और 4। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? संसद के दोनों सदनों के सत्रों का आह्वान यानी संयुक्त अधिवेशन, ये राष्ट्रपति कर सकते हैं, ये उनकी शक्ति के अंतर्गत आता है। संसद के सत्र का सत्रावसान भी कर सकते हैं। संसद का स्थगन यदि लोकसभा का करना है तो स्पीकर करेंगे और राज्यसभा का करना है तो राज्यसभा के सभापति। तो इसमें से संसद का स्थगन जो है ये राष्ट्रपति के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा। कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है, ये सही है। कैबिनेट सचिवालय का उद्गम ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था, ये भी सही है। कैबिनेट की कुशलता भी कैबिनेट सचिवालय के कार्य पर निर्भर करती है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो तीनों ही सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। राइट ऑप्शन ए होगा। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य। निम्नलिखित में से कौन से विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त है? न्यायालयों में प्रमाण पुरुष तथा गवाहों के रूप में उपस्थिति से छूट, ये सही है। गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, ये भी है विशेषाधिकार। संसद अथवा किसी समिति में कही गई किसी बात तथा मतदान के संबंध में किसी न्यायालय में कार्यवाही से छूट, ये भी है। तो ये सभी विशेषाधिकार ही के अंतर्गत ही आता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी। राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, ये सही है।
वह राष्ट्रपति के इच्छानुसार पद पर रहता है, ये भी सही है। सामान्यतः उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी सही है। सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन पहले भी हटाया जा सकता है। तो ये सभी सही हैं। तो हमें गलत कथन चुनना है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1949 को हुई थी, नहीं, 26 जनवरी 1950 को हुई थी और उसका उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को, यानी कार्य करना शुरू किया था 28 जनवरी 1950 से। तो ये गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। वर्तमान इमारत में सर्वोच्च न्यायालय वर्ष 1958 में स्थानांतरित किया गया, ये सही है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य है? तो एक केवल, राइट ऑप्शन ए होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये सही है। इसके अध्यक्ष अथवा सदस्य को राज्यपाल कदाचार के आधार पर पदमुक्त कर सकता है। नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन राज्यपाल हटा नहीं सकते हैं, प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, इस कारण से ये गलत है। इसका प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है, ये सही है। तो इसमें से कथन सही नहीं है, तो बी कथन सही नहीं है, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्टता नहीं है? तो स्वायत्तता विकेंद्रीकरण की विशेषता है, लोक सहभागिता भी है, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये आत्मविश्वास को जगाना है, यहाँ नहीं जगाना लिख रहा है, इस कारण से ये गलत है। तो विशिष्टता नहीं है, यही सी वाला विशिष्टता नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन की ये विशिष्टता नहीं है, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, राइट ऑप्शन सी होगा। संसाधन संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, यह है आवश्यक। संसाधनों या मानव के मध्य संतुलन स्थापित करना, ये भी है। संसाधनों को विकास करना, ये भी है। तो तीनों ही सही है, उपरोक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि किस कथन से की जा सकती है? तो महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को दिया था, प्रतिपादित किया था अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में, और उनके अनुसार ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त जो जीवाश्म हैं, ये पुष्टि करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को, ये सही है। सागरीय तल के प्रसार का प्रमाण, ये भी सही है। नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। पृथ्वी पर दिन रात का समय बराबर नहीं होने का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन, नहीं। पृथ्वी का परिक्रमण, ये भी नहीं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, ये कारण है। दिन और रात का जो ड्यूरेशन होता है इक्वल नहीं होने का, जो टिल्टेड है अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट, और वही कारण है, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किसे समुद्री वर्षावन कहा जाता है? तो प्रवाल भित्ति को समुद्री वर्षावन कहा जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो पूर्णा जो है ये ताप्ती नदी की सहायक नदी है, और ये ताप्ती नदी में जाकर के सूरत के निकट में मिल जाती है। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, ताप्ती नदी। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच वाले, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो रीजन है, वो उष्ण कटिबंध कहलाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये सही है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। 20 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 20 मई को नहीं, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे। तो इसमें से डी गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। और इस साल 2023 में जो जैव विविधता दिवस मनाया गया, उसका थीम था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? केंद्र में दाब उच्च होता है। चक्रवात के केस में केंद्र में दाब उच्च नहीं होता है, निम्न दाब होता है, लो प्रेशर एरिया होता है, तो ये गलत है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के अनुरूप होती है। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में
इसकी दिशा जो है काउंटर क्लॉकवाइज होती है, सदर्न हेमीस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है, नहीं, घड़ी की सुई की दिशा में होती है साउदर्न हेमीस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में, और नदर्न हेमीस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। तो ये तीनों ही गलत है, इसमें से कोई भी सही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, अल्प रोजगार, ये राष्ट्रीय आय की गणना में समस्या नहीं है, मुद्रास्फीति भी समस्या नहीं है, असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ये एक समस्या है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में, सो राइट ऑप्शन सी होगा। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है, तो भारतीय हरित क्रांति में पंतनगर का जो कृषि विश्वविद्यालय है उसका इम्पोर्टेंट रोल रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इस कारण से भारतीय हरित क्रांति की जो जन्मस्थली है वो पंतनगर है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्य प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 2008 में, 21 अगस्त 2008 से प्रारंभ किया गया था, राइट ऑप्शन ए होगा। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किनके नेतृत्व में किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था 1938 में, राइट ऑप्शन बी होगा। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन जो है वो सुभाष चंद्र बोस के निर्देश पे किया गया था, लेकिन उसकी अध्यक्षता, उसके अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और इनके सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व पे किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के निर्देश पे किया गया था। तो यहाँ पे नेतृत्व का यदि मतलब अध्यक्षता है तब तो जवाहरलाल नेहरू होगा, और निर्देश है तो सुभाष चंद्र बोस होगा। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्ति पर देनी चाहिए व्यक्त किया गया था, तो ये अमर्त्य सेन के द्वारा व्यक्त किया गया था, उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था, तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम ये सितंबर 2014 में प्रारंभ किया गया था, राइट ऑप्शन बी होगा। इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो योजना आयोग ने जून 2000 में इंडिया विजन 2020 पर एक समिति गठित की थी, जिसके अध्यक्ष योजना आयोग के सदस्य डॉक्टर SP गुप्ता थे। तो इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो SP गुप्ता समिति के द्वारा तैयार किया गया था, राइट ऑप्शन ए होगा। नीली क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, राइट ऑप्शन सी होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो 2.98% होने का अनुमान है, राइट ऑप्शन बी होगा। अब पिछले साल था 3.47%। भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोषों में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई है। RBI के आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कोष कितनी राशि के थे? तो वो थे 562 अरब डॉलर के, राइट ऑप्शन ए होगा, 562 बिलियन US डॉलर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पादन GSDP की स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी रही है? तो 11% रही है, जबकि वर्तमान कीमत पर 15% रही है, तो 11% होगा, राइट ऑप्शन सी होगा। अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। टेस्ट 8 के साइंस का क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें एवं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। राइबोसोम की खोज, तो राइबोसोम की खोज किया था पैलेडे ने, तो ए का 3 हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज वैसे तो ऑल्टमैन ने किया था और उसका नाम उन्होंने बायोब्लास्ट रखा था, माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा ने दिया था, तो इसमें से हो जाएगा ऑल्टमैन, तो बी का 4 हो जाएगा, रिचर्ड ऑल्टमैन। केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस की खोज फेलिप फोंटाना ने किया था, तो सी का 1 हो जाएगा। और कोशिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन यानी सेल थ्योरी दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने, तो डी का 2 हो जाएगा। स्लाइडेन एंड स्वान ने जो सेल थ्योरी दिया था, उन्होंने बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो
यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, उसका शरीर जो है सेल के मिलने से बनता है और सेल जो है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। और जो नए सेल का निर्माण है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है, यानी सेल के डिवीज़न के बाद ही होता है। तो इसमें से यदि हम देखें तो 3 4 1 2 3 4 1 2, अब ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा है। 3 4 1 2 सी ऑप्शन सही है, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। निम्न युग्म पर विचार कीजिए। खसरा रोग यानी मीजल्स पैरामिक्सो वायरस से होता है, मोबेली वायरस से, ये सही है। पीत ज्वर जो है ये ऑर्थोमिक्सो वायरस से नहीं होता है, अर्बो वायरस से होता है पीत ज्वर। ऑर्थोमिक्सो वायरस से क्या होता है, श्वसन तंत्र संबंधी रोग होता है, तो ये दोनों ही गलत हो गया। और हर्पीज रोग किससे होता है, हर्पीस वायरस से होता है। तो इस कारण से दोनों ही ये स्टेटमेंट 2 और 3 गलत है, एक सही है सिर्फ। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, तो ओनली 1, केवल एक युग्म, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्न में से किस शैवाल का उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में भोजन के रूप में होता है, तो अल्वा जो शैवाल है एल्गी, इसका जापान में सलाद के रूप में यूज होता है। और अम्बलिकस का यूज जो है भारतीय उपमहाद्वीप में भोजन के रूप में होता है, अम्बलिकस। तो बी सही होगा यहाँ से ऑप्शन। नॉस्टोक एंड एनाबिना, इसका यूज जो है वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में होता है। सत्य फल के निर्माण में भाग लेता है, तो सत्य फल के निर्माण में अंडाशय भाग लेता है, राइट ऑप्शन सी होगा। उस फल को सत्य फल कहा जाता है जिसके निर्माण में सिर्फ अंडाशय यानी ओवरी भाग लेता है। और असत्य फल उस फल को कहा जाता है जिसके निर्माण में ओवरी के साथ साथ और भी चीज़ें भाग लेती है, जैसे पुष्पासन, बाह्य पुंजदल, ये भी भाग लेते हैं। तो सत्य फल के अंतर्गत आता है आम और असत्य फल के अंतर्गत आता है सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ये सही है। पौधे की चौड़ाई में वृद्धि एब्सिसिक अम्ल द्वारा होता है। एब्सिसिक जो अम्ल है ये वृद्धि को रोकता है, चौड़ाई में वृद्धि एथिलीन नाम का जो हार्मोन है उसकी वजह से होता है, तो ये गलत है। संघ कार्डेटा के जंतुओं में पूर्ण विकसित मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, बिल्कुल पूर्ण विकसित, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी पाया जाता है, तो ये सही है। इसमें से बी गलत है, राइट ऑप्शन बी होगा। पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, पल्मोनरी आर्टरीज में अशुद्ध रक्त, राइट ऑप्शन ए होगा। अशुद्ध रक्त मतलब डीऑक्सीजनेटेड रक्त उसमें जाता है। डायग्राम में देखते हैं इसको, ये है हमारा हार्ट, और इसमें यदि पल्मोनरी आर्टरी जो है इसमें हम देखें तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसके थ्रू लंग्स में जाता है और वहाँ ऑक्सीजनेटेड हो करके पल्मोनरी वीन के द्वारा फिर हार्ट में आता है। तो पल्मोनरी वीन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है और पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कोहनी एवं घुटने यानी एल्बो एंड नी जॉइंट्स जो है निम्न में से किस संधि का उदाहरण है, तो ये है हिंज जॉइंट का, हिंज संधि का उदाहरण है हिंज संधि। इसमें देखिए हिंज संधि यानी हिंज जॉइंट का ये दिखाया गया है, यहाँ पे जो दो हड्डियाँ हैं, दो हड्डियों का जो इंड है वो कुछ इस तरीक़े से जुड़ा हुआ है। जो हमारा जो एल्बो हुआ या फिर नी हुआ, इसको एक ही तरफ हम मोड़ सकते हैं, इस तरीक़े का जब भी जॉइंट रहता है तो एक ही तरफ मोड़ सकते हैं, दूसरी तरफ ये मुड़ता नहीं है। ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसमें बॉल के जैसा ये है, उस पे से ऊपर से ये सॉकेट जैसा लगा हुआ है, ये इसमें घूम सकता है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स दिखाया गया है, वेरियस टाइप ऑफ जॉइंट्स। ये हिंज जॉइंट यहाँ पे हमारे कलाई में है, और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को यहाँ दिखाया गया है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स ये यहाँ पे पाया जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और पाइवोट जॉइंट जो है ये हमारे यहाँ पे गर्दन के पास में पाया जाता है। अग्नाशय किस ग्रंथि का उदाहरण है, तो अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, ये बहिस्त्रावी यानी एक्सोक्राइन का भी, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है ये, बहिस्त्रावी एक्सोक्राइन का भी ये एक एग्जाम्पल है। बहिस्त्रावी के रूप में यानी
इंडोक्राइन के रूप में अग्नाशय जो है यानी पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, स्रावित करता है, यानी यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस का स्त्रवण होता है और पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज ये एंजाइम पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और लाइपेज फैट का पाचन करता है। तो ये बहिःस्रावी के रूप में कुछ इस तरीके से एंजाइम को स्त्रावित करता है और अंतःस्रावी यानी इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में ये इंसुलिन एंड ग्लूकोजन ये हार्मोन को स्त्रावित करता है। इंसुलिन हार्मोन जो है ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। तो ये दोनों ही तरह का ग्लैंड है, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन दोनों ही तरह का। तो मिश्रित ग्रंथि है, राइट ऑप्शन सी होगा। ऐसे रोग जो लंबे समय तक बने रहते हैं कहलाते हैं चिरकालिक रोग कहलाते हैं, यानी क्रोनिक डिजीज कहलाते हैं, राइट ऑप्शन सी होगा। जो लंबे समय तक बना रहे, जैसे डायबिटीज वगैरह है, ये लंबे समय तक आजीवन बना रहता है। फ्लोएम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संचरण पौधे के शरीर में किस दिशा में होता है? तो खाद्य पदार्थों का संचरण फ्लोएम उत्तकों के द्वारा ऊपर भी ज़रूरत के अनुसार ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, तो दोनों ही, राइट ऑप्शन सी होगा। किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है? यांत्रिक लाभ उत्तोलक यानी लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज। तो प्रथम श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी और तृतीयक श्रेणी तीनों ही तरह के लीवर को हम देखते हैं, उसके बाद में तब निकालेंगे। यहाँ पे तीनों ही तरह के लीवर को दिखाया गया है। ये फर्स्ट क्लास का लीवर है, क्लास 2 का लीवर है, क्लास 3 का लीवर है। क्लास फर्स्ट वाले में यहाँ पे आप देखें तो फलक्रम जो है इसमें एल इन बड़ा है एल आउट से, एल इन जो है एल आउट से बड़ा है। ये इक्वल भी हो सकता है, ये फलक्रम जो है यहाँ बीच में भी लगाया जा सकता है, ये यहाँ पर भी आ सकता है, फलक्रम बीच में भी लगाया जा सकता है। तो इसमें एल आउट और एल इन इक्वल भी हो सकता है। और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है एल इन डिवाइडेड बाई एल आउट। तो इस केस में एल इन और एल आउट 1 के इक्वल भी हो सकता है और 1 के ग्रेटर भी हो सकता है। तो दोनों ही सिचुएशन यहाँ पे बनते हैं, 1 के इक्वल और 1 के ग्रेटर भी। दूसरा जो है क्लास 2 में यहाँ पे एल इन का वैल्यू ऑलवेज एल आउट से ग्रेटर है। एल इन का वैल्यू हमेशा एल इन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एल आउट। तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज जब हम निकालेंगे एल इन बाई एल आउट, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आएगा। तीसरा जो क्लास 3 है इसमें एल इन का वैल्यू ऑलवेज लेस देन है, एल इन जो है लेस देन है एल आउट से। तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज हम निकालेंगे तो ये लेस देन 1 आएगा। यानी जो क्लास 1 है उसमें मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो भी सकता है और इक्वल टू भी 1 हो सकता है, लेकिन ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा ये नहीं कह सकते हैं, लेस देन 1 भी हो सकता है। और सेकेंड क्लास वाले में मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, लेकिन थर्ड क्लास वाले में ऑलवेज लेस देन 1 होगा। तो ग्रेटर देन 1 वाला ही हमें चूज करना है। तो सेकेंड क्लास वाला द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक है यानी सेकेंड क्लास का जो लीवर है उसमें मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। तो बी ऑप्शन वहाँ से सही होगा, इसमें बी ऑप्शन सही होगा, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है? तो हम जानते हैं R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, ये फार्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पे रो क्या है? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहा जाता है इसको, और इस रो का जो यूनिट होता है ओम मीटर होता है, ओम मीटर। एल लेंथ ऑफ द वायर है और ए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये मान लीजिए कि वायर है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका है, इसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो जो R है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, यानी लेंथ ज़्यादा है, लेंथ बड़ा है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी पतला वायर है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, मोटा वायर है तो रेसिस्टेंस कम होगा। तो 3 चीज़ों से, इस फार्मूला से क्लियरली 3 चीज़ों का पता चल रहा है। मटेरियल पे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, कॉपर के लिए अलग होगा, आयरन के लिए अलग होगा, एल्युमिनियम के लिए अलग होगा, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। लेंथ पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है
किसी भी कंडक्टर या किसी भी मेटल के टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। रेसिस्टेंस बढ़ने का कारण ये है कि इस वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जब हम टेम्परेचर इसका इंक्रीज करते हैं तो ये जल्दी जल्दी कोलाइड करना शुरू कर देते हैं, यानी इनके बीच का जो कॉलिजन है वो मोर फ्रिक्वेंट होने लगता है। तो कॉलिजन जल्दी जल्दी होने लगता है तो इनका नेट मूवमेंट स्लो हो जाता है। मूवमेंट स्लो हो जाने की वजह से ये ज़्यादा रेसिस्टेंस हो जाता है। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो किसी भी कंडक्टर का, मेटल का रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है, सेमी कंडक्टर का डिक्रीज होता है, क्योंकि जब सेमी कंडक्टर जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम फ्री हैं और ज़्यादा फ्री होने लगते हैं, यानी अपने ऑर्बिट से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने लगता है तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है सेमीकंडक्टर की, यानी रेजिस्टिविटी या रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो तीनों ही पे डिपेंड करेगा, चालक की लंबाई पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चालक के परिच्छेद के क्षेत्रफल पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, चालक के टेम्परेचर पे ये भी प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर ज़्यादा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा, टेम्परेचर कम तो रेसिस्टेंस कम। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना पर आधारित है? तो देखिए, रातों के समय जो तारे टिमटिमाते हैं, मान लीजिए कि ये स्टार है और इसके पास से जो भी लाइट रे आ रही है वो एटमॉस्फेयर के वेरियस लेयर को क्रॉस करके आ रही है, और हम जानते हैं कि हमेशा एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होते रहता है। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के चेंज होने की वजह से किसी भी पॉइंट का, किसी भी एक रीजन का, किसी भी मीडियम का यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, यानी जो लेयर्स हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। जहाँ पे स्टार है उसके आसपास जो मीडियम है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से कभी नीचे इमेज बनता है तो कभी ऊपर इमेज बनता है, कभी डिम दिखता है तो कभी तेज़ दिखता है, और इसी की वजह से तारे टिमटिमाते हैं। तो जब रे वहाँ से आती है तो रिफ्रैक्ट हो करके अर्थ सरफेस पे आती है, हम देखते हैं हमारे आँखों पे आती है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन के साथ ही जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन बदल रहा है उसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बदलना। तो राइट ऑप्शन ए होगा, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यदि एक वस्तु का ताप सेंटीग्रेड स्केल में 40 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है तो उसी वस्तु का ताप फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो हम जानते हैं फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को रिलेट करने वाला जो फार्मूला हमारे पास आता है वो है F-32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू C/5। तो C का वैल्यू है 40/5 करेंगे तो ये 8 आएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/72 72 आएगा, और ये माइनस है 32 उधर जा कर के 8 हो जाएगा। तो 72 और 32 72 प्लस 32 ये हो जाएगा 104, राइट ऑप्शन डी होगा। यदि घरेलू परिपथ में 3 प्रतिरोधों 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम में जो भी रेसिस्टेंसेस, इस तरीक़ा से इसको हम श्रेणी क्रम कहते हैं, और यहाँ वोल्टेज अप्लाई कर दीजिएगा। तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है हर एक रेजिस्टर के पास में, हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, विभवांतर अलग होता है, लेकिन करंट इक्वल होता है, करंट सेम जाता है इसमें। और वहीं पैरेलल यदि हम जोड़ दें, यहाँ पे मान लीजिए कि ये रेजिस्टर है, 2-3 यहाँ से हम जोड़ देते हैं, ये पैरेलल, यहाँ पैरेलल, और इसको बैटरी से हम कनेक्ट कर देते हैं, तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है, पैरेलल कनेक्शन कहा जाता है। और इसमें हम देखें तो इस हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, वोल्टेज सेम है, लेकिन करंट अलग अलग जाएगा, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3। तो सीरीज क्रम में करंट सेम रहता है, पैरेलल में करंट अलग अलग होता है, सीरीज क्रम में वोल्टेज अलग अलग होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। सीरीज क्रम का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फार्मूला R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस इस तरीक़ा से हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसमें हो जाता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीक़ा से होता है। तो इसमें सीरीज है तो 3 4 7 5 12 ओम होगा, राइट ऑप्शन ए होगा।
निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? तो यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये वेलोसिटी बता देता है, और इस वेलोसिटी में जब हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, वेलोसिटी में टाइम से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो ये एक्सेलरेशन बता देता है। टाइम से भी से नहीं, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन बता देता है। तो एक्सेलरेशन वाले में टाइम 2 बार यूज हो रहा है, तो त्वरण होगा एक्सेलरेशन, राइट ऑप्शन ए। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का क्या अर्थ है? ऊर्जा के संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल कहता है कि एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहती है। तो ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के चाल का विभिन्न माध्यम में अवरोही क्रम है। तो ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैसेस में। सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम और गैसेस में सबसे कम। तो ठोस, द्रव एवं गैस, ये होगा सी, राइट ऑप्शन। निम्न में से किसी तत्व के धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए, कोई भी मटेरियल है, कोई भी मैटर है, एटम्स के मिलने से बना हुआ है, और एटम के अंदर न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर वेरियस ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे होते हैं, यानी रिवॉल्व करते रहते हैं। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर है, वो तो निकलेगा नहीं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। पॉजिटिव एंड नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नहीं निकलता है। हाँ, वहाँ से न्यूक्लियर रिएक्शन है तो उसकी बात अलग होती है। केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स भाग नहीं लेते हैं, वो नहीं निकलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन वेरियस ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे होते हैं, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलता है, या बाहर से इसी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन आता है। तो जब किसी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। प्रोटॉन तो पहले ही इतना है, पॉजिटिव चार्ज पहले ही इतना है, अब नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और बाहर से जब इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाता है तो पहले जितना नेगेटिव चार्ज था अब उससे ज़्यादा हो गया नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पहले ही इतना है, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो नेट कौन सा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव चार्ज। यानी जब इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाता है तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और डिफिशियंसी से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप होने का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन ही ऑर्बिट से निकलता है, या इलेक्ट्रॉन ही ऑर्बिट में आता है, और इसी की वजह से चार्ज डेवलप होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से नहीं। तो इलेक्ट्रॉन होगा, राइट ऑप्शन बी। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने, वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो कहलाता है आयनन ऊर्जा, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरे को फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इस तरीके से होता है। सेकंड को निकालेंगे तो सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? तो वो है एलिथ्रीन। एलिथ्रीन जो है मस्कीटो को भगाने वाली जो दवा है उसमें सक्रिय रूप से पाई जाती है, राइट ऑप्शन बी होगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है, और उसको हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है, उच्च दाब पे। जो ही दाब कम होते होते 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बिना लिक्विड फेज में गए डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको सब्लिमेशन कहा जाता है। यानी जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राई आइस का सब्लिमेशन हो जाता है, इसलिए इसको उच्च दाब पर स्टोर करके रखा जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो सोडियम एसीटेट जो हो गया CH3COO Na, और इसको जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से मीथेन गैस बनती है CH4 और CH4 Na2CO3, ये बनता है Na2CO3। तो इसमें से कौन सी गैस निकल रही है? मीथेन।
मीथेन दिया नहीं है तो उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं? तो देखिए, मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं यानी क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और मेटालिक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सभी बेसिक नेचर के होते हैं, यानी मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल के ऑक्साइड हैं जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों ही नेचर को शो करते हैं, और इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 एंड जिंक का ऑक्साइड ZnO, ये दोनों ही एसिडिक एंड बेसिक नेचर को शो करते हैं, यानी ये दोनों ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल हैं। तो जब ये इनमें एसिडिक और बेसिक दोनों ही कैरेक्टर शामिल हैं तो ये एसिड से भी बेस बन करके रिएक्शन कर सकते हैं और बेस से एसिड बन करके रिएक्शन कर सकते हैं। सो राइट ऑप्शन ए होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। शीतल पेय में फिज यानी सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो कार्बोनिक एसिड मिलाया जाता है। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है H2CO3, राइट ऑप्शन बी होगा। नीला थोथा यानी ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल का क्या फार्मूला होता है? तो इसमें से कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O जो है CuSO4 5H2O, इसको ब्लू विट्रियोल कहा जाता है, और ZnSO4 5H2O को वाइट विट्रियोल कहा जाता है। ये वाइट विट्रियोल है और कॉपर सल्फेट जो है ब्लू विट्रियोल है। और रेड विट्रियोल का क्या फार्मूला होता है? रेड विट्रियोल का फार्मूला होता है कोबाल्ट सल्फेट, CuSO4 इंटू 7H2O होता है। और इसमें कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ये किसका फार्मूला है? ये तो जिप्सम का फार्मूला है। और हाफ H2O रहता तो वो हो जाता प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। तो इसमें से नीला थोथा यानी ब्लू विट्रियोल जो है वो है कॉपर सल्फेट, राइट ऑप्शन ए होगा। ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स को कौन सी गैस के साथ संग्रहित किया जाता है? तो चिप्स बनाया गया है, तल करके बनाया गया है। जैसे रिफाइंड ऑयल में मान लीजिए तला गया है, किसी भी तेल में तला गया है, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे उसका ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो इस कारण से चिप्स के को स्टोर करने के लिए पैकेट में एक इनर्ट गैस मिला दी जाती है, और इसमें से इनर्ट गैस जो है नाइट्रोजन लगभग इनर्ट गैस के जैसा बिहेव करता है, तो नाइट्रोजन को मिला दिया जाता है। ये क्या करता है कि जो उसमें फैट है उसके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, रोकता है, और ऑक्सीडेशन रुक जाने की वजह से चिप्स जो है लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है, स्मेल उससे ख़राब नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि हमेशा उसका कुरकुरापन बना रहता है। तो राइट ऑप्शन सी होगा, नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? तो इसमें से डायस्पोर एंड कोरंडम ये दोनों ही एल्युमिनियम का अयस्क है, लेकिन फ्लोरोएस्पर ये कैल्शियम का अयस्क है, कैल्शियम का अयस्क है। तो इस कारण से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लोरोएस्पर एल्युमिनियम का नहीं कैल्शियम का अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इसमें से पॉलीएमाइड का यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में, राइट ऑप्शन बी होगा। बेकलाइट एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और इसका निर्माण होता है फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड के कंडेंसेशन से, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड के कंडेंसेशन से। और टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथिलीन, जैसे मान लीजिए कि ये इथीन है, इसमें 4 फ्लोरीन जोड़ दीजिए तो ये हो गया टेट्राफ्लोरोइथिलीन, और इसी के पॉलीमराइजेशन से बनता है टेफ्लॉन। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में पॉलीएमाइड का यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। लोटा विद्रोह का संबंध किस जिले से है? तो लोटा विद्रोह को 1856 में मुजफ्फरपुर के जेल के कैदियों ने किया था, इसमें राइट ऑप्शन सी होगा। गंगा नदी पार करने के क्रम में बाबू कुंवर सिंह को किसने घायल किया था? तो बाबू कुंवर सिंह अवध से बिहार आने के क्रम में शिवराजपुर घाट को पार करते समय सेनापति डगलस ने उन पर हमला कर दिया था, और इसकी वजह से उनके दाएं हाथ में गोली लग गई थी। उन्होंने अपने दाएं हाथ को काटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया था और कहा था, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। तो इसमें से
कमिश्नर टेलर नहीं, कैप्टन डनबर भी नहीं, कैप्टन ली ग्रांट भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा, डगलस ने। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार के 15 सदस्यों ने भाग लिया था, एक भी सदस्य ने भाग नहीं लिया था कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, तो इसलिए ये गलत है। कथन 2, कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में बिहार से 31 सदस्यों ने भाग लिया था, ये सही है। तो इसमें से कौन से कथन सही है? तो केवल 2, राइट ऑप्शन सी होगा। 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण समस्या के संबंध में किसने प्रस्ताव पेश किया था? तब ब्रजकिशोर प्रसाद ने प्रस्ताव को पेश किया था, राइट ऑप्शन बी होगा। पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी? ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को घटित हुई थी, जिसमें 7 छात्रों का निधन हो गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। कोसी महानंदा दोआब क्षेत्र किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जूट के लिए है, राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार में स्थित वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली में है, ये सही है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य ये पश्चिम चंपारण में है, ये भी सही है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार ये मुंगेर में नहीं है, गया में है, तो इस कारण से ये गलत है। तो बिहार में स्थित वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक सी होगा, राइट ऑप्शन सी। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण का कुल प्रतिशत योग कितना है? तो बिहार में वनावरण है 7,381 स्क्वायर किलोमीटर, परसेंटेज के टर्म में 7.84% है। अब वृक्षावरण है 2,341 स्क्वायर किलोमीटर, 2.48% यानी 2.48% है। यदि इन दोनों को ऐड करें तो कुल हो जाता है 9,722 स्क्वायर किलोमीटर और 10.32%, तो 10.32% है, राइट ऑप्शन बी होगा। पंचायती राज व्यवस्था के तहत बिहार में ग्राम कचहरी का प्रमुख कार्य क्या है? पंचायत स्तरीय विकास कार्य का निरीक्षण करना? नहीं। पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर समन्वय बनाना, ये ग्राम कचहरी का मुख्य कार्य नहीं है। पंचायत स्तर पर न्यायिक कार्यों को करना, ये है ग्राम कचहरी का प्रमुख कार्य, तो राइट ऑप्शन सी होगा। वर्तमान में बिहार में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में बिहार में कुल 261 नगर निकाय हैं, जिसमें से 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद तथा 154 नगर पंचायत है, तो 19 नगर निगम है, राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार के राज्यपाल भवन के वास्तुकार कौन थे? तो जोसेफ पी मुनिंग्स थे बिहार के राजभवन के वास्तुकार, तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा, जोसेफ पी मुनिंग्स। इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1912 में। निम्नलिखित में से किसे भोजपुरी का शेक्सपियर की संज्ञा दी जाती है? तो भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं भिखारी ठाकुर, इनमें से कोई नहीं होगा, राइट ऑप्शन डी होगा। ककवाड़ा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो ये बांका जिले में स्थित है, राइट ऑप्शन सी होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर यानी डिकेडल ग्रोथ रेट कितनी है? तो 25.42% है डिकेडल ग्रोथ रेट, राइट ऑप्शन बी होगा। यदि इंडिया के डिकेडल ग्रोथ की बात की जाए तो वो है 17.7%। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो अब तक 8 बार बन चुके हैं। पहली बार वे 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री बने थे, तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, 8 बार। अप्रैल 2023 में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान के जरिए टेलियोस 2 मिशन को लॉन्च किया? तो इस मिशन के तहत ये लॉन्च किया गया था PSLV C-55 से, और इस मिशन के तहत सिंगापुर के सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए गए थे। सिंगापुर के 2 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए थे, राइट ऑप्शन सी होगा। लंदन की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चयनित किया गया है? तो वो है गोबलिन मोड, गोबलिन मोड, राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डेनिस फ्रांसिस को नियुक्त किया गया है। उनका संबंध त्रिनिदाद और टोबैगो से है, तो डेनिस फ्रांसिस, राइट ऑप्शन बी होगा। वर्ष 2023 में मनाए गए पृथ्वी दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पृथ्वी दिवस
22 अप्रैल को मनाया गया, ये सही है। इसका थीम इन्वेस्ट इन योर प्लेनेट था, ये भी सही है। तो 1 एवं 2 राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? वर्तमान में भारत में बाघों की कुल संख्या 3197 हो गई है। 3167 हुई है, 3197 नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। 2018 के गणना की तुलना में 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है, ये बिल्कुल सही है। 2018 में जो गणना हुआ था उसमें बाघों की कुल संख्या थी 2967 और अभी हो गई है 3167, यानी 200 की वृद्धि हुई है, 200 की वृद्धि हुई है। और परसेंटेज इसका निकालें तो आता है 6.7%। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई, ये सही है। तो इसमें से 2 और 3 सही है, केवल 2 एवं 3 राइट ऑप्शन सी बी होगा। जनवरी 2023 में 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? नागपुर में किया गया था, राइट ऑप्शन ए होगा। और 2024 में 109वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? इसका आयोजन भारत के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा तथा उड़ीसा में किया गया, ये सही है। इसका शुभंकर ईभा रखा गया था, ये भी सही है। इस विश्व कप का खिताब न्यूजीलैंड ने स्पेन को हरा करके जीता, नहीं, न्यूजीलैंड ने स्पेन को हरा करके नहीं जीता था, स्पेन जीता था कोलंबिया को हरा करके। तो 3 जो है वो गलत है, तो केवल 3 राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सूर्य कुमार यादव को, राइट ऑप्शन सी होगा। बर्लिन जर्मनी में आयोजित विशेष ओलंपिक यात्रा में किस भारतीय अभिनेता को भारतीय दल का एम्बेसडर चुना गया? आयुष्मान खुराना को चुना गया, राइट ऑप्शन ए होगा। मई 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्विट्जरलैंड में किया गया, राइट ऑप्शन ए होगा। 25 अप्रैल 2023 से देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का परिचालन कहाँ शुरू किया गया? केरला में शुरू किया गया, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने ओपेक 13 नामक खुफिया उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? तो इजराइल ने प्रक्षेपित किया था, राइट ऑप्शन बी होगा। 1 जनवरी 2023 को भारत ने 1 वर्ष के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की? वासेनार अरेंजमेंट की, राइट ऑप्शन ए होगा। नेत्रहीनों के लिए आयोजित तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर यह टूर्नामेंट जीता, ये सही है। भारत ने इस टूर्नामेंट की मेजबानी की, ये भी सही है। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे, ये भी सही है। तो कथन सही है इसमें से सभी, तो उपयुक्त में से एक से अधिक राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी हैं? तो पहली महिला जज बनी है आयशा मलिक, राइट ऑप्शन सी होगा। और सारा गिल जो है ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, सारा गिल। और सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनी है। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह सूचकांक जर्मन वॉच द्वारा जारी किया गया, ये सही है। इसमें प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ, बिल्कुल नहीं। प्रथम 3 स्थानों पे कोई भी देश नहीं थे, चौथा स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ था, तो ये गलत है। भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ, ये सही है। तो बी गलत है, राइट ऑप्शन बी होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्नलिखित में से किसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? शशिकला पांडे एवं गंगा जोशी, दोनों ही को ए एवं बी, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की गई है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा, राइट ऑप्शन ए होगा। फरवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ दस्तलिक 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया? उज्बेकिस्तान के साथ, राइट ऑप्शन बी होगा।
21 से 23 जून 2023 तक श्रम L20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर जो है ज्ञान भवन, वहीं पे राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत तिथि की गई थी? तो 7 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था, बाद में इस पर रोक लग गया, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज योजना की शुरुआत की गई थी? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी, राइट ऑप्शन सी होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करते हुए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने भूकंप की रोकथाम के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया है? तो बिहार ने लिया है, राइट ऑप्शन सी होगा। इसमें से पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में भूकंप क्लिनिक ऑलरेडी खुल चुके हैं। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के किस स्थान को विकास के लिए चुना गया है? तो विकास के लिए जो चुना गया है बिहार के गया और नालंदा को स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत, तो इसमें से हो जाएगा गया और नालंदा। गया और नालंदा उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत हायरिंग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके तहत भाड़े पे कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे किसानों के लिए, राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में गरुड़ों की संख्या के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का पहला स्थान है, राइट ऑप्शन ए होगा। सबसे ज़्यादा ईगल जो है, ईगल यानी गरुड़ बिहार में ही है। और भागलपुर के पास गंगा व कोसी के संगम स्थल पर गरुड़ का प्रजनन क्षेत्र भी है और भागलपुर स्थित सुंदरबन में दुनिया का पहला गरुड़ सेवा एवं पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। हाल ही में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो तमिलनाडु बना है, राइट ऑप्शन बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 19 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में किया गया था, तो हरियाणा होगा, राइट ऑप्शन सी। नवंबर 2022 में मनरेगा में सुधार के लिए एक पैनल गठित किया गया है जिसके प्रमुख हैं, तो केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन तथा अन्य सुधारों के लिए एक समूह का गठन किया है। समूह का प्रमुख अमरजीत सिन्हा को बनाया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन इन पैनल के सदस्यों में से एक है। बोर्ड की पहली बैठक नवंबर में हुई थी, 21 नवंबर को हुई थी, तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा, अमरजीत सिन्हा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहाँ पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने फरीदाबाद में भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन किया नवंबर 2022 में, तो इसमें से राइट ऑप्शन डी होगा, फरीदाबाद। तो फ्रेंड्स, ये रहा एडुटेरिया के टेस्ट सीरीज से टेस्ट 8 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।